नमस्कार। आज हम चित्रा मुद्गल के बहुत ही मशहूर उपन्यास आवां की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ साहित्यिक विश्लेषण है, तो उनके आधार पर ही ये चर्चा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। आवां मतलब वो भट्टी है ना, जहाँ चीजें तपकर पिघलकर एक नया रूप लेती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और ये उपन्यास हमें सीधा ले जाता है एक औद्योगिक शहर के, कह सकते हैं एकदम दिल में। कारखाने हैं, मजदूर हैं, उनका संघर्ष है। ये सिर्फ कहानी नहीं लगती, ये जैसे पूंजीवाद और जो श्रमिक वर्ग है उनके बीच का टकराव, और उसमें जो जिंदगियां पिसती हैं उसका एक बहुत ही कच्चा चिट्ठा सा लगता है। हाँ, और हिंदी साहित्य में आवां का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर जिस यथार्थवाद, जिस रियलिज्म के साथ ये श्रमिक आंदोलनों को दिखाता है। हाँ। और उसमें भी महिलाओं की जो जटिल भूमिकाएं हैं वो कमाल का है। भाषा देखिए, माहौल, किरदार, सब कुछ इतना असली लगता है जैसे हम खुद वहां मौजूद हों। सही बात है। तो आज ये जो हम पड़ताल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हम यही समझना चाहेंगे कि ये कहानी जो है वो श्रमिक संघर्षों की जो पेचीदगियां हैं, जी। इंसानी जज्बे की जो ताकत होती है, जिजीविषा जिसे कहते हैं, और सामाजिक बदलाव की जो धीमी अक्सर दर्दनाक सी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में क्या गहरी बातें बताती है। तो चलिए इसी परत को जरा खोलते हैं आज। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत ट्रेन में बैठी नमिता से होती है। खिड़की से बाहर देख रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई यात्रा पता नहीं खत्म हुई है या शायद अभी शुरू होने वाली है। हाँ, एक अनिश्चितता सी है। हाँ, और ये ट्रेन हमें लाती है उस शहर में जहाँ देखो तो बस धुआं उगलती चिमनियां हैं, आसमान में फैली हुई, माहौल में ही एक भारीपन सा महसूस होता है। जी। यहाँ एक आभूषण का कारखाना है, जेवर बनते हैं, और उसमें सैकड़ों मजदूर, खासकर महिलाएं, दिन रात खटती हैं, सोना चमकाती हैं, पर उनकी अपनी जिंदगियां तो बिल्कुल बेरंग सी हैं। और इसी माहौल में नमिता है, वो पढ़ी लिखी है, मध्यवर्गीय परिवार से है, लेकिन उसके अंदर ना अन्याय के खिलाफ एक आग सी है। अच्छा। वो देखती है इन मजदूरों की हालत और महसूस करती है कि भाई कुछ तो करना होगा, और यही जज्बा, यही बेचैनी उसे ट्रेड यूनियन की तरफ खींच लाती है। तो यूनियन में फिर उसकी मुलाकात होती है अन्ना साहब से। हाँ, अन्ना साहब, एक अनुभवी नेता, सुलझे हुए, जिनकी हर बात में, हर चाल में जैसे कोई रणनीति झलकती हो। वो नमिता की काबिलियत को पहचानते हैं। बिल्कुल। उन्हें शायद लगता है कि ये लड़की सिर्फ किताबी नहीं है, इसमें वो बात है जो आंदोलन को एक नई धार दे सकती है। और किरदारों का ताना बाना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ पवार है, थोड़ा अक्खड़ है, मुंहफट सा है, हाँ, लेकिन दिल से मजदूरों के लिए लड़ने वाला। शुरुआत में शायद नमिता से उसकी थोड़ी ठनती भी है, शायद उसके क्लास बैकग्राउंड की वजह से। अच्छा। पर धीरे धीरे वो उसका साथी बनता है, उसका रक्षक जैसा बन जाता है। और सुनंदा, उसकी आवाज में जैसे सालों का दबा हुआ गुस्सा फूटता है। उसका वो डायलॉग है ना, हाँ हाँ, ये मशीनें हमें नहीं, हम इन्हें चलाते हैं। वो जैसे उन अनगिनत महिला मजदूरों की प्रतीक बन जाती है जो शोषण के खिलाफ खड़ी होती हैं। सही कहा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू ये उभरता है कि कैसे ये अलग अलग मिजाज के लोग हैं। मतलब नमिता की संजीदगी, अन्ना साहब की रणनीति, पवार का वो खरापन, सुनंदा का आक्रोश, ये सब एक साझे मकसद के लिए साथ आ जाते हैं। यूनियन की बैठकें शुरू होती हैं, नमिता धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है, अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन जाहिर है फैक्ट्री मालिक और मैनेजमेंट चुप तो नहीं बैठेंगे। हाँ, वो कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो अपनी चालें चलते हैं, मजदूरों को खरीदने की कोशिश करते हैं, डराते धमकाते हैं, फूट डालने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक सीधी लड़ाई बन जाती है। टकराव तेज होता जाता है, धरने होते हैं, हड़तालें होती हैं, और फिर पुलिस का दमन भी झेलना पड़ता है। ये वो दौर है जब आंदोलन जैसे तेजी पकड़ रहा होता है। जी बिल्कुल। और इसी सब में नमिता अपनी जो निजी जिंदगी उसे जैसे पूरी तरह पीछे छोड़ देती है। घर, परिवार, आराम, सब कुछ, उसका पूरा वजूद ही जैसे इस आंदोलन में समा जाता है। हाँ। यहीं पर शायद उसका असली इम्तिहान होता है, खासकर जब प्रबंधन उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है ना? वो मीटिंग वाला सीन। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जब फैक्ट्री मालिक का नुमाइंदा आता है यूनियन की मीटिंग में और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है, झूठे वादे करता है ताकि बस हड़ताल टूट जाए। लेकिन तब तक नमिता जमीनी हकीकत देख चुकी होती है। वो एकदम दृढ़ता से खड़ी होती है और कहती है, हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, न कि आपकी जेब भरना। यहाँ उसका नेतृत्व सच में निखर कर आता है। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ बाहरी नहीं रहता, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत कुछ छीन लेता है। कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है जब नमिता गर्भवती होती है।
पूरे उथल-पुथल भरे माहौल में ये स्थिति एक अतिरिक्त चुनौती बन जाती है। बिल्कुल। फिर एक हड़ताल के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है, भगदड़ मचती है और नमिता गिर जाती है और इस चोट से उसका गर्भपात हो जाता है। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा भावनात्मक मानसिक आघात है। शायद उसकी जो उम्मीदें थीं उनका भी टूटना है। बिल्कुल, ये एक भयानक व्यक्तिगत क्षति है और तब अन्ना साहब उसे संभालते हैं। वो कहते हैं, बेटी, ये हार नहीं, ये नया जन्म है। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि इस दर्द से भी कोई नई ताकत उभरेगी। लेकिन ये घटना असल में उस बड़ी कीमत को उजागर करती है जो कार्यकर्ताओं को, एक्टिविस्ट्स को ऐसे आंदोलनों में चुकानी पड़ती है। हाँ। ये सिर्फ नमिता की कहानी नहीं रह जाती है, ये उन अनगिनत बलिदानों का प्रतीक बन जाती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई है, ये कितनी व्यक्तिगत होती है और कितनी सामूहिक। सही कहा। और इस हादसे के बाद और मालिकों की जो लगातार कोशिशें थीं, उनसे यूनियन में बिखराव सा आने लगता है। हाँ, फूट पड़ने लगती है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ शायद बिक जाते हैं, आपस में भी शक पैदा हो जाता है, फूट पड़ जाती है। पवार और सुनंदा जैसे लोग कोशिश तो जारी रखते हैं, पर वो पहले वाला जोश नहीं रहता। और इसी बीच महिलाओं के शोषण का जो मुद्दा है वो और ज्यादा गहराई से उभरता है। फैक्ट्री में सुपरवाइजर की बुरी नजरें हैं, घर पर पतियों की मार है। ये एक दोहरा बोझ है जिसे महिला मजदूर झेलती हैं। शायद इन्हीं सब बातों से टूटकर या थक कर नमिता शहर छोड़ देती है। वो वापस अपने गांव चली जाती है। ये एक तरह का पलायन माना जाए या खुद को फिर से समेटने की कोशिश? शायद दोनों। ये जड़ों की तरफ लौटना भी है और संघर्ष की जो क्रूर सच्चाई है उससे एक अस्थायी दूरी बनाना भी। उसके जाने के बाद और फिर अन्ना साहब की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसे दुर्घटना बताया जाता है। हाँ। उसके बाद तो यूनियन लगभग बिखर ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन उपन्यास का नाम है आवां, वो भट्टी जिसकी आग बुझते नहीं है। बिल्कुल। नमिता गांव में भी अन्याय देखती है, शोषण देखती है, और उसे शायद ये एहसास होता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, लड़ना तो पड़ेगा। वो वापस शहर लौटती है और उसकी वापसी एक चिंगारी का काम करती है। वो बिखरे हुए साथियों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसका संदेश बहुत साफ होता है, संगठन के बिना संघर्ष नामुमकिन है। ये संघर्ष की जो चक्रीय प्रकृति है उसको दिखाता है। मतलब हार, बिखराव और फिर से उठ खड़े होने की कोशिश। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सामाजिक बदलाव की लंबी और कठिन यात्रा का ही प्रतीक है, जहां जीत शायद स्थायी ना हो, पर हार के बाद फिर से लड़ने का जो जज्बा है वही मायने रखता है। इस बार रणनीति भी बदलती है ना? हाँ, इस बार रणनीति बदलती है। महिलाएं ज्यादा आगे आती हैं। सुनंदा जैसे मोर्चे पर होती है और नमिता पर्दे के पीछे से रणनीति बनाती है। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। अच्छा। संघर्ष का तरीका बदलता है, शायद ज्यादा परिपक्व हो जाता है। और कहानी एक और बड़ी हड़ताल तक पहुंचती है। जी हाँ, हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन इस बार उनमें एक नया संगठन है, एक नई दृढ़ता दिखती है। वो हिंसा का सामना करते हैं पर अपनी आवाज को दबाने नहीं देते। तो क्या अंत में सब ठीक हो जाता है? क्या उन्हें वो सब मिल जाता है जिसके लिए वो इतनी लड़ाई लड़ रहे थे? देखिए, उपन्यास का अंत हमें फिर उसी ट्रेन के डिब्बे में लाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। नमिता बैठी है, थकी हुई है, चेहरे पर संघर्ष के निशान साफ दिखते हैं, पर आंखों में एक नई तरह की मजबूती है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी है, शायद किसी छोटी जीत की मुस्कान। अच्छा, मतलब कुछ तो हासिल हुआ। हाँ, कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ अधिकार मिले हैं, पर यह कोई पूरी जीत नहीं है। लड़ाई अभी जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है। बिल्कुल, उपन्यास यही कहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ट्रेन की वो सीटी जो अंत में सुनाई देती है, वो शायद इसी कभी न खत्म होने वाली यात्रा का संकेत है। ये सिर्फ नमिता या उन मजदूरों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो अपने हक के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए लगातार जूझ रहे हैं। चित्रा मुदगल ने समाज का आईना दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट के, और खास तौर पर जिस तरह उन्होंने कारखाने के माहौल को, मजदूरों की भाषा को उकेरा है, वो यथार्थवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने देखा नमिता का सफर, एक आदर्शवादी मध्यवर्गीय लड़की से लेकर आंदोलन की आग में तप कर निकली एक परिपक्व नेता तक का सफर। जी। उसने क्रूर सच्चाइयों का सामना किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाया, बिखराव देखा और फिर वापस आकर संघर्ष को एक नई दिशा दी। और ये शीर्षक आह्वान
कितना सटीक बैठता है। बहुत ज्यादा। ये उस अंदरूनी आग का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा जिंदा रखती है ना? बिल्कुल। और इसीलिए ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। वर्ग संघर्ष, काम और लिंग का जो जटिल रिश्ता है, हाँ। नेतृत्व की चुनौतियां, सामूहिक कार्रवाई की ताकत और उसकी अपनी सीमाएं, ये सारे मुद्दे आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो सिस्टम है ये कैसे चलता है और उसे बदलने की कोशिशों में क्या-क्या दांव पर लगता है। उपन्यास का अंत किसी निर्णायक जीत पर नहीं होता, बिल्कुल। बल्कि यात्रा के जारी रहने पर होता है। हाँ। ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए कि वास्तविक सिस्टमिक बदलाव के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। क्या ये छोटी छोटी जीतें काफी हैं? क्या लड़ाई का स्वरूप और बड़ा होना चाहिए? और जब मंजिल बहुत दूर लगती है तब भी किसी एक व्यक्ति का जज्बा, उसका वो वापस लौट आना, कैसे पूरे आंदोलन को जिंदा रख सकता है? ये सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।